हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह मैं दोस्तों आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 62 लेकर आया हूं। दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के स्टेटस दोस्तों आ चुके हैं। सभी जोनों के स्टेटस दोस्तों आ चुके हैं। आप लोग अपने परीक्षा देख सकते हैं कि कब और कहाँ आपकी परीक्षा है। और एडमिट कार्ड जो आएगा दोस्तों वो 4 दिन पहले, डेट से आपके 4 दिन पहले आएगा दोस्तों। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों। 20 प्रश्न पूरे सब्जेक्टों का निचोड़ होता है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं। कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है दोस्तों। ए राजस्व व्यय, बी उत्पादन व्यय, सी निवेश व्यय और डी है पूंजीगत व्यय। तो किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी निवेश व्यय, निवेश व्यय के उदाहरण हैं। तो निवेश व्यय क्या हो जाएगा दोस्तों। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण आते हैं, वो निवेश के आते हैं दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ये भाषा है, बी रंगमंच है, सी संगीत के प्रकार हैं और डी है नृत्य रूप है। तो हक्की, पिक्की और सिद्धि दोस्तों क्या हैं, ये कर्नाटक की भाषाएं हैं दोस्तों। और ये आपको याद रखना है संकटग्रस्त भाषाएं। क्या है, संकटग्रस्त हैं दोस्तों, ये संकट में है। तो ये संकटग्रस्त भाषाएं हैं दोस्तों। तो ये क्या है, भाषा है कर्नाटक की। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भारत में राजकोषीय नीति के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति के द्वारा तैयार की जाती है। ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी आरबीआई और डी है अलग अलग बैंक। तो भारत में जो राजकोषीय नीति है दोस्तों वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सारे ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है दोस्तों वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय रेंज, डी है सतपुड़ा रेंज। तो महेंद्रगिरी जो है दोस्तों वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है। ए सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी आर के नारायण और डी है खुशवंत सिंह। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर के नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। किसके पूर्व क्रिकेटर को किया गया है दोस्तों त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। ए सचिन तेंदुलकर, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह और डी है सौरव गांगुली। तो त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, सौरव गांगुली को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर के, अच्छे से आपको याद रखने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का विजेता कौन है दोस्तों। ए न्यूयॉर्क टाइम्स, बी एसोसिएटेड प्रेस, सी द वॉशिंगटन प्रेस और डी है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता है न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनल मेसी, सी कार्लोस अल्काराज और डी है कैथरीन डे ब्रूनर। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है दोस्तों, लियोनल मेसी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, लियोनल मेसी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस हो चुके हैं। 100% दोस्तों ODF प्लस हो चुके हैं। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी है उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 100+ ODF प्लस हो चुके हैं वो है तेलंगाना के। तेलंगाना में दोस्तों 100% जो गांव है वो ODF प्लस हो चुके हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन सा है। किसने इसकी मेजबानी करी है दोस्तों। ए बांग्लादेश, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सिंगापुर और डी है भारत। तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका, बांग्लादेश इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना आपको बांग्लादेश। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कि संवैधानिक दर्जा दोस्तों हमें किस संशोधन के द्वारा मिला पंचायत को। ए 73वें, बी 74वें, सी 79वें और डी है 80वें। तो अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की तो संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। और 74 के द्वारा दो नगर पालिकाएं, क्या नगर पालिकाएं जो हैं उनको 74वें के द्वारा मिला है। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो क्या है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है दोस्तों। ए अनुसूची 7, बी अनुसूची 8, सी अनुसूची 9 और डी अनुसूची 10। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 7 की तो इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध बताए गए हैं दोस्तों। केंद्र एवं राज्य की स्थिति बताई गई है। समवर्ती सूचियों का 3 प्रकार की सूची बताई है दोस्तों इसमें, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में बताया गया। अनुसूची 8 जो है दोस्तों भाषा से संबंधित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अनुसूची 9 जो है दोस्तों कृषि से संबंधित है, भूमि से। ठीक है, और अनुसूची 10 जो है दोस्तों दल बदल से संबंधित है। किससे, दल बदल। पूछा जाता है दोस्तों कि दल बदल से संबंधित कौन सा अनुसूची है, अनुसूची 10 है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है अनुसूची 10। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुसूची 8 में राजभाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी, 22। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कि दशकीय आधार पर जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई। किसके दोस्तों, दशकीय आधार पर। तो ऑप्शन ए 1871, बी 1872, सी 1881 और डी 1882। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में की गई थी। और किसने की थी दोस्तों, मेयो ने की थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी 1872 में। ठीक है, पर इसके आधार पर 10 की जनगणना नहीं हुई थी। फिर दोस्तों 1881 में की गई। 1881 में किसके शासनकाल था, रिपन का।
रिपन की थी 1881। 1881 से दोस्तों हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 1881 से कंटिन्यू हो रही है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि सी बिल्कुल सही उत्तर है 1881। ठीक है। और सबसे प्रथम पूछे जनगणना तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि जापान की संसद को जाना जाता है, कि जापान की संसद को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसदों के नाम और उनके देशों के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जापान की संसद को क्या जानते हैं? डाइट कहते हैं दोस्तों। डाइट ही हमारे जापान की संसद को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय पंचायत किसे कहते हैं दोस्तों? नेपाल की संसद को। किसको? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। अगर मैं कहूँ सोरा दोस्तों अफगानिस्तान को कहते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान को कहते हैं दोस्तों। और नेशनल असेंबली किसको कहते हैं दोस्तों? ना पाकिस्तान। किसको? पाकिस्तान को कहते हैं दोस्तों। नेशनल असेंबली किसकी संसद को कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को कहते हैं। तो अच्छे से आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कौन सी है दोस्तों? ए पोर्ट ब्लेयर, बी कवारत्ती, सी चंडीगढ़, डी है आइजोल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। कवारत्ती किसकी है दोस्तों? लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की है दोस्तों। अच्छे से याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कि पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किनको जोड़ता है? पूर्व जो पश्चिम गलियारा दोस्तों किस किस को जोड़ता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश, एपी से कहाँ तक जोड़ता है दोस्तों? गुजरात तक जोड़ता। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो सिलचर से पोरबंदर, पोरबंदर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्वी मुंबई से कोलकाता। अगर मैं बात करूँ दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो ये तो आपका उत्तर से दक्षिण है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता। श्रीनगर ऊपर हो गया आपका उत्तर में, और दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी हो गया तमिलनाडु में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण गलियारा। पूर्व में क्या आपका अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में क्या दोस्तों आपका गुजरात पड़ता है। तो सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जो जलप्रपात है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। ए गोवा में, बी केरल में, सी कर्नाटक में, और डी है महाराष्ट्र में। तो जोग जलप्रपात दोस्तों अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो एक तो याद रखना आप शरावती नदी पर है। किस पर? शरावती नदी पर है दोस्तों। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त काल के दोस्तों किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, और डी है स्कंदगुप्त। तो गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को कहा गया दोस्तों। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। अच्छे से आपको आंसर देना है दोस्तों। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या दोस्तों? आर्य शब्द का है जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, और डी है यज्ञकर्ता। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा प्रैक्टिस सेट आपको लगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।